एक बार फिर से नया टॉपिक लेके आए हैं। उत्तकों की बातें चल रही थी, 2 उत्तक हमारे कंप्लीट हो चुके थे। उपकला उत्तक कंप्लीट हो चुका था, दूसरा हमारे पास में संयोजी उत्तक कंप्लीट हो चुका था। अब हम बात करेंगे मसल्स टिश्यू पे, पेशिया उत्तक पे बात करेंगे। पेशिया होती क्या है, या हम सीधी बातें करें कि पेशिया जो होती है वो गति के लिए जिम्मेदार होती है। किसके लिए जिम्मेदार होती है? गति के लिए जिम्मेदार होती है, मूवमेंट करवाती है। बॉडी के अंदर गमन करवाने का काम किसका है? पेशियों का काम है। इसलिए हमने क्या लिखा, शरीर में गति के लिए योगदान कौन होता है? पेशीय उत्तक का। अगर पेशीय उत्तक नहीं बन पाएंगे तो सीधी सी बात है, बॉडी के अंतर्गत गमन नहीं होगा, गति नहीं हो पाएगी, संकुचन नहीं हो पाएगा। ठीक है। दूसरी बात हमने क्या लिखी, मसल्स तंतु उपस्थित होती है, अर्थात बॉडी के अंतर्गत जो मसल्स होते हैं उनके अंदर क्या पाए जाते हैं? फाइबर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फाइबर्स पाए जाते हैं, जिससे मसल्स जो होती है वो स्ट्रॉन्ग व इलास्टिकली बनती है अपने पास में। सेकंड बात करें कि मसल्स में कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है? संकुचन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट होती है। और ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक एक्टिन प्रोटीन होती है और दूसरी कौन सी होती है? मायोसिन प्रोटीन होती है। ये मेनली 2 पाई जाती है, लेकिन इनका डिवाइडेशन करें तो इन्हें हम 5 में बांट सकते हैं। देखो, एक्टिन होती है, मायोसिन होती है, ट्रोपोनिन होती है, ट्रोपोमायोसिन होती है और एक्टिनिन होती है। एक्टिन मायोसिन हो गई। सेकंड पे अपने पास में ट्रोपोनिन कर सकते हैं, ट्रोपोमायोसिन कर सकते हैं, इसके अलावा एक्टिनिन भी कर सकते हैं। ठीक है। अर्थात हम इन्हें 2 फॉर्मूलेज में, यानी एक प्राथमिक सूत्र और एक द्वितीयक सूत्र, दोनों में बांट सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें, ये जो एक्टिन और मायोसिन होती है ये क्या काम करती है? फैलने एवं सिकुड़ने के कारण गति करती है। अर्थात जो हमारे पास मूवमेंट होता है वो किस में होगा? एक्टिन व मायोसिन के अंतर्गत मूवमेंट होगा, अर्थात फैलेंगी और सिकुड़ेंगी। अर्थात हम जब भी गमन करते हैं तो सीधी सी बात है कि या तो फैलता है या सिकुड़ता है, अर्थात एक ही जगह पर रह करके मूवमेंट नहीं हो सकता। ठीक है। सेकंड बात करें, पेशीय जो तंतु होते हैं या ये जो मसल्स होती है ये किन से जुड़ी होती है? तंत्रिकाओं से जुड़ी होती है। अगर तंत्रिकाएं नहीं प्रेजेंट होंगी तो सीधी सी बात है, संकुचन का पता नहीं चल पाएगा। सेकंड बात करें, अगर इनको यहाँ पर उत्तेजना नहीं मिलेगी तो सीधी सी बात है, मूवमेंट वहां भी नहीं होता है। ठीक है, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए हमारे पास में पेशीय किससे जुड़ी होती है? तंत्रिकाओं से जुड़ी होती है। और लगभग शरीर का 40% भाग कौन बनाती है? पेशियां बनाती है। अर्थात मनुष्य के शरीर का 40% भाग कौन बनाती है? केवल पेशियां बनाती है अपने पास में। इसके अलावा पेशियों के लिए कुछ बातें करें तो सबसे बड़ी पेशियां, वाह, सबसे कुल पेशियों में बात करें, मनुष्य के शरीर में कुल पेशी कितनी है? 639, 639। कुल मसल्स कितनी होंगी? 639 होंगी। सबसे बड़ी पेशी की बात करेंगे तो ग्लूटियस मैक्सिमस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ग्लूटियस मैक्सिमस हो जाएगा। और सबसे छोटी पेशी की बात करेंगे तो स्टेपीडियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टेपीडियस हो जाएगा। और सबसे लंबी पेशी की बात करेंगे तो वो कौन सी हो जाएगी? सार्टोरियस हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? सार्टोरियस हो जाएगी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मानव शरीर के अंतर्गत सबसे ज्यादा पेशियां कहां पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा पेशियां जो होती है पीठ में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? पीठ में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? पीठ में उपस्थित होती है। कितनी होती है? 180 होती है। कितनी होती है? 180 होती है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे कम पेशी, सबसे कम पेशी कहां पाई जाएगी, तो सबसे कम पेशी होती है गर्दन में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? गर्दन में। कितनी होती है? 32 होती है, 32 होती है। ठीक है। इसीलिए गर्दन के अंतर्गत हम आसानी से मूवमेंट करवा सकते हैं, लेफ्ट भी लेते हैं और राइट भी लेते हैं, सेंटर में भी रखते हैं। इसीलिए क्यों? पेशियां क्या है? कम है अपने पास में यहाँ पर। ठीक है। ये हमारे पास में मसल्स की बातें होती है। इसके बाद हम मसल्स के प्रकार की बात करेंगे। इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिए, मसल्स की बातें चल रही थी और मसल्स हमारे पास में 3 प्रकार की होती है। ठीक है। 3 प्रकारों में बात करें,
एक रेखित मसल्स या कंकालीय मसल्स, स्टेरिएटेड मसल्स या स्केलेटन मसल्स कह सकते हैं। दूसरी होती है अरेखित या चिकनी मसल्स, अनस्टेरिएटेड या स्मूथ मसल्स, और थर्ड होती है हृदय पेशी, जिसे हम क्या कह रहे हैं, कार्डियक पेशी। इनके कार्यों की बात करें, देखो रेखित मसल्स कैसी होती है? रेखित मसल्स होती है ऐच्छिक प्रकृति की। कैसी प्रकृति की होती है? ऐच्छिक प्रकृति की, अर्थात वॉलेंटियर नेचर होता है। कैसा होता है? वॉलेंटियर नेचर। ऐच्छिक का मतलब होता है अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार कार्य करना, अर्थात जैसे हमें जरूरत है हाथ को मूवमेंट करवाने की, हम करवा सकते हैं, जैसे चाहे वैसे करवा सकते हैं। ठीक है, अगर हम इनको कंटिन्यू रेगुलरली इसका अगर हम प्रयोग करते हैं तो हम इस हैंड को 360 डिग्री पर भी क्या करवा सकते हैं, मूवमेंट करवा सकते हैं। केवल जरूरत क्या है, इसके प्रोसेस की। आपको क्या करना है, रेगुलर करना है। क्यों? क्योंकि ये कैसी है, ऐच्छिक है, इच्छा शक्ति के अनुसार ही काम करेगी। ठीक है, दूसरी बात करें रेखित की ही, केंद्रक में एक से ज्यादा उपस्थित होते हैं, अर्थात केंद्रकों की संख्या निश्चित नहीं होती है, एक से ज्यादा पाए जाएंगे। तीसरी बात करें हड्डियों से जुड़ी होती है, अर्थात रेखित मसल्स जो होती है वो बोन से कनेक्टेड होती है, अर्थात हम कह सकते हैं बोन्स में क्या पाई जाती है, रेखित मसल्स पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, कंकालीय पेशी रखा गया। तीसरी बात करें, एक ये जो पेशियां होती है वो थकती है और इनको आराम की जरूरत भी पड़ती है, अर्थात आपकी इच्छा के अनुसार काम तो करती है, लेकिन जितना काम करती है उससे ही उसको क्या होती है, थकान होती है। आप डेली काम करते हो, थकान महसूस होती है, किसके कारण, रेखित मसल्स के कारण। इसलिए हम कह सकते हैं ये पेशियां थकती है तथा इन्हें किसकी जरूरत पड़ती है, आराम की जरूरत पड़ती है। लास्ट बात करें, इसके लिए बहुत मजबूत होती है, पावरफुल होती है, अर्थात जितना आप काम करना चाहते हो इससे कर सकते हो। क्यों? पावरफुल होती है, लेकिन बाद में जब ये थकती है तो इनको आराम की जरूरत भी पड़ती है। अगर एक बार इन्हें आराम की जरूरत है, थक चुकी है, तो बाद में आप इनसे काम में नहीं लग सकता। फिर ये भी कैसी हो जाती है, अनैच्छिक, लेकिन ऐच्छिक ही रहती है अपने पास में, जितना काम करोगे काम करती जाएंगी अपने पास में। ठीक है, इसके लिए हम कह सकते हैं मजबूत होती है, पावरफुल होती है, स्ट्रांग होती है। ठीक है, आगे हम बात करें दूसरे की, अरेखित या चिकनी मसल्स की, अनस्टेरेटेड या स्मूथ मसल्स की। देखो इसको इससे थोड़ा कनेक्टेड करके देखते हैं हृदय पेशियों से। क्यों? यहां हमने देखा अनैच्छिक प्रकृति की होती है, इनवॉलेंटरी नेचर्स होती है, और हृदय पेशी भी कैसी होती है, अनैच्छिक व इनवॉलेंटरी नेचर्स होती है। ठीक है, देखो अनैच्छिक का मतलब होता है अपनी इच्छा के विपरीत काम न करना, अर्थात आपकी इच्छा है लेकिन आप काम नहीं कर पा रहे हो, तो वहां क्या है, अनैच्छिक है। या हम कह सकते हैं इच्छा तो नहीं है लेकिन आप काम करना चाहते हो, या हम कहें कि इच्छा है लेकिन आप काम करना चाहते हो नहीं सकता। जैसे आपको भूख नहीं लगी हुई है लेकिन फिर भी आपको खाना खाना है, आप खाना नहीं खा पाओगे। क्यों? वहां पे कौन सी पेशियां प्रेजेंट है, अरेखित प्रेजेंट है। या इसके अलावा आपको यूरिन का विसर्जन करना है लेकिन यूरिन आपके पास में स्टोर ही नहीं है, तो कहां से करोगे। अरे ये सब चीजें किस में है, अरेखित में। श्वसन की बात करें, आप श्वसन ले रहे हो और आपने रोक दिया, तो बीच में आपने देखा होगा जब भी आप श्वास रोकना चाहते हो तो अचानक से श्वास बाहर आ जाती है, निकल जाती है आपकी, किसके कारण, अरेखित मसल्स के कारण। क्यों? क्योंकि ये कैसे प्रोसेस की है, अनैच्छिक प्रोसेस की है। ठीक है, केंद्रक की बात करें, एक केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, हड्डियों में नहीं उपस्थित होता है। ठीक है, अर्थात कोमल अंगों पर प्रेजेंट होता है, हड्डियों में नहीं पाया जाता है। इसके कारण भोजन की गति होती है, अर्थात भोजन जो होता है जब हम मुख के द्वारा ग्रहण करते हैं और उसको आमाशय तक पहुंचाया जाता है, तो उसके अंदर भी कौन सी पेशियां काम में आती है, अरेखित पेशियां। और इसके अंदर हमारे पास में जो मूवमेंट होता है वो कौन सी गति का होता है, कर्मा कुंचन गति के कारण होता है, अर्थात धीरे धीरे हमारे पास में भोजन कहाँ पहुंचता है, आमाशय के अंदर पहुंचता है। इसके अलावा हम बात करें चिकनी पेशी के कारण कुछ अंगों में फैलाव होता है, अर्थात वो धीरे धीरे फैलते जाते हैं। जैसे हमने पहले भी बात की थी कि अगर यूरिन लग रहा है, यूरिन को विसर्जित करना है या मूत्र को विसर्जित करना है, और हमारे पास में
सेफ स्पेस नहीं बचा है अपने पास में और हम एक सेफ स्पेस पे यूरिन को विसर्जित करना चाहते हैं, तो हमारे जो मूत्राशय है वो धीरे धीरे क्या होता जाता है, फैलता जाता है अपने पास। लेकिन उसके जब आप यूरिन को विसर्जित करते हो तो वापस वो अपने जगह पे आ जाता है, किसके कारण, अरेखित पेशी के कारण। हृदय पेशी की बात करें तो हृदय पेशी कैसी हो गई, अरेखित हो गई, अर्थात इनवॉलंटरी हो गई अपने पास में। दूसरी बात, केंद्रक एक उपस्थित होगा। कहाँ पाई जाती है, हृदय में पाई जाती है, अर्थात बिना थके कार्य करती है, अर्थात इन्हें आराम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि एकमात्र ऐसा अंग है जो 24 घंटे काम करता है, वो कौन है, हृदय। किसके कारण, हृदय पेशी के कारण। हमें पता है हमारी जो धड़कन होती है, हृदय धड़कन 1 मिनट में 72 बार धड़कती है, किसके कारण, हृदय पेशियों के कारण। अगर ये ही रुक जाएंगी तो सीधी सी बात है, मनुष्य भी रुक जाएगा और आगे काम नहीं कर पाएगा। तो हृदय जो है, हृदय पेशियों को कौन कंट्रोल कर रखा है, वह हृदय को कौन कंट्रोल कर रखा है, हृदय पेशियां कंट्रोल कर रखी है। इनवॉलंटरी प्रोसेस होती है, इच्छा शक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर आप हृदय की धड़कन को रोकना भी चाहते हो तो एक सीमित समय के लिए रोक सकते हो, ज्यादा समय के लिए नहीं रोक सकते हो। अगर ज्यादा समय के लिए रोकते हो तो सीधी सी बात है, धड़कन भी रुक जाएंगी और सीधी बात है, आप भी रुक जाओगे वहां पर। ठीक है, इसी के साथ में इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं, अंतिम पार्ट है जंतु उत्तकों का। 3 कंप्लीट हो गए अपने पास में। उपकला उत्तक की बातें हो गई, संयोजी उत्तक की बातें हो गई, पेशीय उत्तक की बात हो गई, और अंतिम पोर्शन कौन सा है, तंत्रिका उत्तक। देखो, तंत्रिका उत्तक की सीधी बात है, काम क्या करते हैं, उत्तेजना प्रदान करने का काम करते हैं। बाहर से हमें क्या मिलता है, स्टिम्यूल मिलते हैं, उद्दीपन मिलते हैं, और उसके प्रति हम क्या करते हैं, उत्तेजना व्यक्त करते हैं। वो कौन सा उत्तक है, तंत्रिका उत्तक। अगर उद्दीपन मिल रहे हैं और उत्तेजना पैदा नहीं हो रही है तो सीधी सी बात है, तंत्रिका उत्तक विकसित नहीं हुए। ठीक है, तो सीधी बात है, उद्दीपन मिलेंगे और उद्दीपन के बाद में क्या पैदा होगी, उत्तेजना पैदा होगी। वो क्या है, तंत्रिका उत्तक होता है। ये तंत्रिका उत्तक जो है, नर्वस टिश्यू जो है, वो कितने पार्ट्स में बटा होगा, 2 पार्ट्स में। एक होता है तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल बोलते हैं, एक होती है गीलियल कोशिका, गीलियल सेल्स। सीधी बातें करें इनके लिए तो देखो, तंत्रिका उत्तक जो है, वो तंत्रिका कोशिका जो है, उसमें हमारे पास एक होता है न्यूरॉन। क्या होता है, न्यूरॉन। और ये जो न्यूरॉन होता है, ये इस तंत्रिका कोशिका का संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। अर्थात जो उद्दीपनों को ग्रहण करने का काम होता है वो किनका होता है, न्यूरॉन्स का होता है। न्यूरॉन्स ही उनको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और किसको देते हैं, तंत्रिका कोशिका को। एक तंत्रिका कोशिका को बनाने का काम किसका होता है, न्यूरॉन्स का होता है, अर्थात संरचनात्मक इकाई है। क्रियात्मक यानी कार्य करता है तो वो कौन करवाता है, न्यूरॉन करवाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पहले भी बात हुई थी कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो वो कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका। कौन सी कोशिका होती है, तंत्रिका कोशिका होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए मानव शरीर का ऐसा कौन सा पार्ट है जहां पर विभाजन नहीं होता है, तो वो भी कौन सा है, तंत्रिका कोशिका है। अर्थात कोशिका विभाजन अनुपस्थित होता है, सेंट्रोसोम अनुपस्थित होगा, क्योंकि तारकाई ही नहीं होगा तो कोशिका विभाजन कहां से होगा, कहाँ होगा, तंत्रिका कोशिका में। ऑप्शन दे दे, तंत्रिका कोशिका ना दे, उसके अलावा और अन्य ऑप्शन दे दे, वहां न्यूरॉन दे दे, तो आपका कौन हो जाएगा, न्यूरॉन। न्यूरॉन भी नहीं दे रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, ब्रेन हो जाएगा। ब्रेन भी नहीं दे रहा है तो तंत्रिका उत्तक हो जाएगा। ठीक है, इनमें विभाजन नहीं होता है। लास्ट बात करें, उत्तेजना प्रदान करने का कार्य कौन करता है, तंत्रिका कोशिका करती है। वही हम बात करें गीलियल कोशिकाओं की, तो गीलियल कोशिकाएं जो होती है वो तंत्रिका उत्तक का दूसरा पार्ट है, जहां 95% तंत्रिका कोशिकाएं, वही 5% क्या है, गीलियल कोशिकाएं भी है। तंत्रिका कोशिका को पोषण प्रदान करने का काम, सहारा प्रदान करने का काम व रक्षा प्रदान करने का काम किसका होता है, गीलियल कोशिका का होता है। ये जो गीलियल कोशिकाएं होती हैं ये उत्तेजित नहीं होती हैं। क्या नहीं होती है, उत्तेजित नहीं होती है। केवल इनका काम पोषण का है, सहारा देने का है, रक्षा प्रदान करने का है, उत्तेजित नहीं होने का काम है। उत्तेजित केवल कौन होंगी, तंत्रिका कोशिकाएं। सबसे बड़ी बात यहाँ क्या पाया जाएगा, कोशिका विभाजन पाया जाता है, तारकाएं पाए जाते हैं, और इसी कारण तंत्रिका कोशिका
या हम तंत्रिका ऊतक की बात करें, या हम ब्रेन की बात करें कि ब्रेन के अंतर्गत जो कैंसर होता है जिसे हम ब्रेन कैंसर कहते हैं, ये किसके कारण होता है? ग्लियल सेल्स के कारण होता है। क्यों होता है? क्योंकि ग्लियल सेल्स में क्या हो रहा है? कोशिका विभाजन। और कोशिका विभाजन हो रहा है तो सेल क्या करेंगी? ग्रोथ करेंगी। और सेल्स ग्रोथ करेंगी तो क्या बढ़ाएंगे? ट्यूमर। और वो ट्यूमर आगे चलकर किसका निर्माण करेगा? ब्रेन कैंसर का निर्माण करेगा। ठीक है, तो हमारे पास में मस्तिष्क के अंतर्गत तंत्रिका कोशिकाओं के अंदर ब्रेन कैंसर ना होकर के कहाँ होता है? ग्लियल कैंसर। या हम बात करें कि मस्तिष्क के अंतर्गत ब्रेन कैंसर किसके कारण होता है? तंत्रिका कोशिका या ग्लियल कोशिका, तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा? ग्लियल कोशिका के कारण होता है। यहाँ पर हमारे चारों टॉपिक कंप्लीट होते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा।